स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम करेंगे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के एक एक आर्टिकल का एनालिसिस। और जो पहला आर्टिकल है जो द हिंदू का है वो फूड डे को लेके है। आप जानते हैं कि रिसेंटली अभी यस्टरडे फूड इंटरनेशनल फूड डे था और उसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट भी आई है। तो उसी को लेके जो है फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं जिसे राइटर जो है हाईलाइट कर रहे हैं। वहीं अगला जो आर्टिकल है वो क्लाइमेट चेंजेस के लेके है कि कैसे जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं उनका आरबीआई की पॉलिसीज़ पे भी एक काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है और आरबीआई के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। आइए शुरू करते हैं पहले आर्टिकल से जिसका नाम है फूड डे एज अ रिमाइंडर टू लीव नो वन बिहाइंड। देखिए जो अभी फूड सिक्योरिटी का इशू है उसमें अगर हमारी कंट्री के कंटेक्स्ट में मैं बात करूं तो जो फ्रेमवर्क है वो फूड सिक्योरिटी का इंडिया को लेके वो कुछ इस तरह है कि पॉलिटिकली हमारे यहाँ आर्टिकल 21 है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक फंडामेंटल राइट है जो कहता है कि राइट टू लिव विद डिग्निटी। और डिग्निटी से कोई व्यक्ति तभी जी पाएगा जब वो अपना पेट भर के खा पाएगा और सो पाएगा। तो इसलिए फूड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। फर्दर बफर स्टॉक की सिचुएशन में अगर बात करूं तो एफसीआई जिसका आप सबने नाम सुना होगा, एफसीआई को जिम्मेदारी सौंपी हुई है इस चीज़ की कि वो फूड ग्रेन्स को जो है प्रोक्योर करे, स्टोर करे अपने वेयर हाउसेज में और सप्लाई करे स्टेट गवर्नमेंट्स को। और उसके बाद इंडिया के अंदर जो तीसरा सिस्टम है जो इसी फ्रेमवर्क का हिस्सा है वो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत पूरा का पूरा मैनेजमेंट होता है फूड इकोनॉमी का। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जहां राशन लेते हैं गरीब लोग हों चाहे रूरल एरियाज़ के, और वीट, राइस और शुगर केन जैसी जो कमोडिटीज़ हैं ये जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। इसके अलावा पीडीएस में नए इंक्लूजन जो हुए थे उसमें पल्सेस भी आई हुई हैं और एडिबल ऑयल और स्पाइसेस भी करी हैं कुछ स्टेट्स ने। तो इसके अलावा जो इस फ्रेमवर्क में आता है वो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 जो मनमोहन सिंह सरकार के वक्त बना था। और इस फूड सिक्योरिटी एक्ट के जो मेन प्रोविजंस हैं वो ये हैं कि 75% जो है आपकी रूरल पॉपुलेशन और 50% जो है अर्बन पॉपुलेशन को कवर करते हैं, उनको जो है सब्सिडाइज्ड फूड प्रोवाइड करते हैं। एक और चीज़ इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो है वो है अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना जिसका मतलब है आपका कि पुअरेस्ट ऑफ पुअर के लिए जो है राशन दिया जाता है कम से कम 35 किलोग्राम हर हाउस होल्ड को हर महीने। तो इस तरह की जो है कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं। इसके अलावा और भी डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज हैं जहां आंगनवाड़ी सेंटर्स बने हुए हैं, आंगनवाड़ी जो है घर घर जो है राशन प्रोवाइड कराते हैं। तो ये तो हो गया एक फ्रेमवर्क जो फूड सिक्योरिटी को लेके हमारे इंडिया में है। अब राइटर जो है कुछ कंसर्न दिखा रहे हैं कि पिछले कुछ समय में फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पे जो है किस तरह से हमला हुआ है और कैसे वो थ्रेट में आ गई है, खतरे में आ गई है कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। बहुत सारे क्लाइमेट चेंज इश्यूज़ हैं, इसके अलावा फूड इन्फ्लेशन हो रही है और आप जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यूक्रेन और रशिया का, जिसके कारण जो है जो वीट का जो डिसरप्शन है, जो क्या कहते हैं एक्सपोर्ट है वो रुका हुआ है। और दूसरी तरफ ग्रॉस इनइक्वालिटी है पूरी सोसाइटी में। तो उस वजह से जो है बहुत सारे लोगों को वंचित हैं वो खाने से और हंगर की तरफ जो है ज़्यादा परसेंटेज जो है उसमें दिखाई दे रही है। अभी जो डेटा हमारे पास है उस डेटा के अकॉर्डिंग 828 मिलियन पीपल हैं इस पूरे वर्ल्ड में जिन्हें के पास जो है खाने के लिए खाना नहीं है, और 50 मिलियन पीपल तो ऐसे हैं जो कि बहुत बुरी तरह से जो है हंगर का सामना कर रहे हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है वो कहती है कि 205 मिलियन पीपल जो हैं 45 कंट्रीज़ में ऐसे हैं जिन्हें इमीडिएटली फूड असिस्टेंस की ज़रूरत है। मतलब वो जो हैं ऐसे उस पे हैं कि जहां वो फूड की अवेलेबिलिटी इंश्योर नहीं करा पा रहे हैं अपने लिए। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बता दिया कि वर्ल्ड फूड डे हुआ था अक्टूबर 16 को, मतलब कल। तो ये आज का आर्टिकल है और आप जानते हैं कि कुछ गोल्स हैं हमारे जो हमने इंश्योर किए हैं अपने लिए, इनफैक्ट पूरी ग्लोबल कम्युनिटी ने। उसमें है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसकी कोशिश, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 की जो कोशिश है वो ये है कि हम पूरी दुनिया से जो है हंगर या भूख से जो भी प्रताड़ित हैं उनके लिए जो है ऐसे एफर्ट्स करेंगे कि हंगर जो है 2030 तक जो है इस दुनिया से ख़त्म हो जाए। और इसके लिए हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम एग्रीकल्चर फूड सिस्टम के अंदर कुछ चेंजेस करेंगे, अच्छी तरह से प्रोडक्शन करेंगे, बेटर न्यूट्रिशन होगा और एनवायरनमेंट भी अच्छा बनाएंगे हम।
तो इन्हीं चीज़ों को लेकर आगे आर्टिकल में राइटर कहते हैं कि इंडिया की जो है बहुत ही एक इंस्पायरिंग जर्नी रही है, और ये सच भी है, क्योंकि 1947 में जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई थी तब हमारे पास भी जो है बहुत ज़्यादा हंगर था, भूखमरी थी। और उसके बाद 1966 में जो है हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को जो है हमने अडॉप्ट किया, और उसके बाद हम आज जो है इस लेवल पे पहुँचे कि पहले हमने सेल्फ सफिशिएंसी अचीव की, आत्मनिर्भर बने हम, और उसके बाद आज जो है हम वर्ल्ड के सबसे बड़े एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर में से एक हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ समय में जो देखने को मिल रहा है वो है क्लाइमेट चेंजेस, और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है बहुत सारे कंसर्न्स जो हैं बाहर निकल के आ रहे हैं, स्पेशली वीट और राइस प्रोडक्शन पे, जिसमें हम जो है सबसे ज़्यादा बड़े कंट्रीब्यूटर हैं पूरे वर्ल्ड में। और ज़रूरत है इस समय में हमें एक ऐसा फोकस रखने की कि हम क्लाइमेट अडेप्टेशन टेक्नोलॉजीज़ की तरफ ध्यान दें और क्लाइमेट रेजिलिएंट जो है आपका पूरा का पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम को बनाएं। आप जानते हैं कि हमारे देश में जो है पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और ऐसा अनुमान है कि 2030 तक जो है ये पॉपुलेशन कम से कम 150 करोड़ हो जाएगी, यानी कि 1.5 बिलियन तक हो जाएगी। तो ऑब्वियसली इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए हमें कुछ चाहिए कि सस्टेनेबल तरीके से हम अपने एग्रीकल्चर सिस्टम को चलाएं, ताकि जो है इस बड़ी बढ़ती हुई पॉपुलेशन को भी हम कैटर कर सकें। और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत ये है कि हम जो कन्वेंशनल मेथड्स थे हमारे एग्रीकल्चर कैरी आउट करने के लिए, उनसे थोड़ा सा दूर हटें और ऐसे एफर्ट्स लगाएं जो कि ज़्यादा इंक्लूसिव हों, इफ़ेक्टिव हों, और सस्टेनेबल तरीके से जो है एग्रीकल्चर फूड सिस्टम को मैनेज कर सकें, और हमारी जो है फ्यूचर में बेटर प्रोडक्शन भी हो। और इसके लिए जो है हमें काम करना चाहिए। वहीं ज़्यादा हमें जो है फोकस ये भी करना चाहिए कि जो हमारे लोग हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं, उनको सिर्फ क्रॉप्स के ऊपर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, उनको एक इंटीग्रेटेड तरीके से एग्रीकल्चर करनी चाहिए, चाहे वो क्रॉप्स को लेके हों, लाइफ स्टॉक्स का जो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए, फिशरी सेक्टर है, और जो रिसोर्सेज हैं जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उनको जो है बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहिए, ताकि सस्टेनेबल तरीके से जो है हम वर्ल्ड को भी और अपनी पॉपुलेशन को भी सही से फीड करा सकें। वहीं ज़रूरत है आज के समय में कि न्यूट्रिशन की प्रोवाइड कराना भी, क्योंकि आप जानते हैं कि सिर्फ भूखमरी ही एक इशू नहीं है, हंगर ही एक इशू नहीं है। दूसरा एक और कॉन्सेप्ट है, वो है हिडन हंगर का। क्या है ये हिडन हंगर? वो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि लोगों को खाना तो मिल रहा है, बच्चों को भी खाना मिल रहा है, लेकिन उस खाने में उस तरह के एसेंशियल वाइटामिन्स या प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं। जो भी उन्हें खाना मिल रहा है, चावल या गेहूँ, वो ऐसी क्वालिटी के हैं कि उसके अंदर जो है लो है इन सब का कंटेंट। और आप ये समझिए कि जब तक ये सब चीज़ें नहीं होंगी, खाने में पोषण नहीं होगा, तो फिर उस खाने को खाने का फ़ायदा नहीं होगा, वो केवल पेट भरेगा। लेकिन जो अंदर आपकी शारीरिक कमजोरियां हैं, जो हमारी यूथ में या आने वाली जनरेशन में जो हमें एक अच्छा वर्कफोर्स चाहिए, वो अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो हिडन हंगर भी एक बड़ी समस्या है जो कि न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हो रही है। वहीं आगे चलकर जो है राइटर वो बता रहे हैं कि इंडिया के बहुत बड़े कंट्रीब्यूशंस हैं हमारे पूरे सिस्टम के अंदर। ऑलरेडी मैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आपको बता चुका हूं। इसके अलावा टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जहां 75% पॉपुलेशन आपकी रूरल की और 50% अर्बन की को फीड कराया जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री पोषण स्कीम है, जो मिड डे मील स्कीम कहलाती थी पहले, और एक इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज भी है, जहाँ पर आपका कोशिश ये की जाती है कि आंगनवाड़ीज़ को जो है अपने साथ इन्वॉल्व करके जो है ग्राउंड लेवल पे उनके लिए फूड का प्रोविजंस कराया जाए। वहीं गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स और भी लिए हैं ताकि बेटर कर सके, स्ट्रेंथन कर सके पूरे सिस्टम को। डिजिटाइजेशन किया है, आप जानते हैं कि राशन कार्ड्स को। इसके अलावा राइस फोर्टिफिकेशन एक चीज़ है, राइस फोर्टिफिकेशन, बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन। राइस फोर्टिफिकेशन बेसिकली ये है कि टेक्निकल तरीके से अगर कोई राइस है, आप जानते हैं उसके अंदर विटामिन नहीं है। फोर्टिफिकेशन में क्या होता है कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है ये, जिसमें ऐसा उस फूड को जो है ऐसा बना दिया जाता है कि उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। जैसे आप जानते होंगे, आप सब ने सुना होगा कैलॉग्स के बारे में, या ऐसे कुछ फूड्स मार्केट में बिक रहे हैं जिन्हें बोला जाता है कि ये पौष्टिक आहार हैं और बच्चे इन्हें अगर ब्रेकफास्ट में खाएं तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये जो है कैलॉग्स, ये फोर्टिफाइड फूड ही होता है। इसके अंदर सब विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह होते हैं जो कि पोषण के लिए चाहिए एक बच्चे को या फिर एक 18 साल से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को। वहीं आगे जो सरकार है वो ये भी कर रही है, एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी रखी है उन्होंने, जहां एमएसपी के ऊपर जो है वो बाय करते हैं और बफर स्टॉक करता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ताकि जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सके फर्दर आगे। वहीं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो एक रिपोर्ट थी जिसका टाइटल था पैंडेमिक, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी,
उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इंडिया से एविडेंसेस आए थे, उनका ये कहना था कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है इंडिया के अंदर वो 1% से बिलो रही है, और इसका श्रेय जो सबसे ज़्यादा जाता है वो जाता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को। ये योजना आप जानते हैं कि अभी जो है देश भर में सबको ग्रामीण एरियाओं में जो है उनको फ्री में फूड खिलाया जा रहा है, राशन दिया जा रहा है, और ये योजना चल रही है आपका कोविड के समय से। तो इसको जो है एक बहुत बड़ा रोल माना जा रहा है कि जिसकी वजह से एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है 1% से कम ही रही है अभी कुछ समय में। वहीं जो है पूरा का पूरा, जैसा कि राइटर बता रहे हैं पीछे भी, कि क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, और क्लाइमेट चेंज से एक जो है रुकावट आई है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में, जिसका फ़र्क ये पड़ा है कि सॉइल डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि ज़्यादा यूज़ हो रहा है आपका केमिकल्स का, और वाटर का जो है बेहतर तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं फार्मर्स, और न्यूट्रिशनल वैल्यू का लॉस भी हो रहा है। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो है एक बहुत ज़्यादा अर्जेंट अटेंशन की ज़रूरत है इन सब चीज़ों में, ताकि हम इन चीज़ों को जो है सही बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। वहीं राइटर आगे बताते हैं कि अभी जो इंटरनेशनली जो यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज़ किया है 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ये इसको रिकॉग्निशन मिली है। और मिलेट्स मैं बता दूं आपको, हिंदी में होता है बाजरा। आप सबने सुना होगा बाजरे के बारे में। ये मिलेट्स जो है ये बहुत अच्छी क्रॉप मानी जाती है, बहुत ही क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप है ये। इसका इतना इफेक्ट नहीं होता, चाहे अधिक गर्मी हो जाए या फिर अधिक सर्दी हो जाए, दोनों में ही जो है सर्वाइव करने की कैपेबिलिटी है इस क्रॉप के अंदर। और ये जो है सॉइल डिग्रेडेशन भी नहीं करता है। फर्दर इसके अंदर जो है कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू भी है, जो कि फ्यूचर में जो है हमारी नई जनरेशन के लिए जो है बहुत अच्छी रहेगी, और इससे जेनेटिक डाइवर्सिटी मेंटेन रहेगी और एग्रो बायोडाइवर्सिटी भी रहेगी। वहीं इसको जो है ड्राई लैंड क्रॉप भी कहते हैं। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद करके रख सकते हैं। वहीं दूसरी स्टेट्स ने भी जो है, जैसे ही इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है आपका आया है, इससे पहले ही जो है हमारे यहाँ नेशनल गवर्नमेंट ने एक मिशन शुरू कर दिया था न्यूट्री सीरियल्स का, जिसमें मिलेट्स के ऊपर जो है काफ़ी फोकस किया जा रहा था। और इसके अलावा स्टेट लेवल पे भी जो है, स्टेट स्तर पे भी कुछ मिशंस चल रहे हैं, जैसे उड़ीसा में हो गया, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ये ऑलरेडी जो है आपका मिलेट्स ग्रो करने के लिए अपने फार्मर्स को इनकरेज कर रहे हैं, और कुछ नई स्कीम्स भी इन्होंने स्टेट लेवल पे चलाई है। और ऐसा माना जा रहा है कि अगर मिलेट की हम जो है कल्टीवेशन करेंगे तो इससे फूड सिक्योरिटी इंप्रूव होगी, न्यूट्रिशन लेवल इंप्रूव होगा, और एग्रीकल्चर जो है सस्टेनेबल तरीके से चल सकेगा। वहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में भी हमें मदद मिलेगी। इसी की दौड़ में जो है तेजस्विनी प्रोग्राम चल रहा है मध्य प्रदेश में, जो कि मिलेट्स को ग्रो करने के लिए है, और जिससे ये देखा गया है कि 10 टाइम इंक्रीज़ हुआ है इनकम में उन फार्मर्स के जिन्होंने जो है मिलेट्स को ग्रो किया था। तो ये बता रहा है कि कैसे ये न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करेगा और फार्मर की इनकम को भी इम्प्रूव करेगा। वहीं जो आगे बताया गया है राइटर द्वारा वो ये है कि ज़रूरत है पूरे फूड सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने की, ज़्यादा रेजिलिएंट और सस्टेनेबल तरीके से आपका फार्मिंग की जाए, फोकस करें आपका, ताकि इक्वल तरीके से मेजर्स हों, मिसमैनेजमेंट ना हो, और प्रोटेक्शन करें कॉमन्स की। कॉमन्स की प्रोटेक्शन का मतलब है, कॉमन्स का मतलब होता है ऐसी जगहें या बायोडाइवर्सिटी के ऐसी प्लेसेस या ऐसी जगहें जो पूरी ह्यूमैनिटी को बिलोंग करती हैं, किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, उसे कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ कॉमन्स। कॉमन्स का एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि वेटलैंड। तो इसी के लिए कहा गया है ताकि फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सकें, इनकम सपोर्ट बने नए फार्मर्स के लिए, न्यूट्रिशस वो फूड मिले। और ज़रूरत है इसके लिए कि कंज्यूमर्स को जो है सेंसिटाइजेशन करनी होगी, ज़्यादा कंज्यूमर्स को बताना होगा। जैसे आप जानते होंगे कि पतंजलि की जो है एक एडवर्टीज़मेंट आती है जिसमें उन्हें बताया जाता है कि इस आटे में जो है काफ़ी सारे न्यूट्रिशन हैं, और वो जो है वो आटा मिलेट का ही बना होता है, उसके अंदर जो है काफ़ी सारे जौ बाजरा ये सब डाल के रखा होता है। तो इसी के लिए जो है आपका बार बार फोकस कर रहे हैं राइटर, और कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करनी होगी, और जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं बनते हैं उनके ऊपर लेबलिंग होनी चाहिए। लेबलिंग होनी चाहिए ताकि पता लग सके कि पर्टिकुलर आटा या कोई भी अगर कुछ भी कंटेंट है, कुछ भी आपका कमोडिटी है, तो उसके अंदर कितना प्रोटीन है, कितना विटामिन है, कितना मिनरल है, और इस तरह के कितने और न्यूट्रिशन उसके अंदर हैं, ताकि जो है जो कंज्यूमर है वो भी देख सके कि मुझे क्या खाना है, और जो चीज़ मैं खा रहा हूँ वो मुझे कितना फ़ायदेमंद करेगी या नहीं करेगी। तो इस तरीके से जो है कोशिश की जाएगी ताकि फूड सिस्टम को ज़्यादा एम्पावर किया जा सके और मोर इंक्लूसिव बनाया जा सके। देखिए अभी जो चैलेंजेस हैं फूड सिक्योरिटी को लेके, वो सबसे पहला चैलेंज हमारे यहाँ सॉइल हेल्थ को लेके है। यहाँ जब मैं फूड सिक्योरिटी को लेके कहता हूँ तो फूड सिक्योरिटी में फूड हंगर भी आ जाता है।
सॉइल हेल्थ की कंडीशन जो है ज़्यादा ख़राब होने लगी है पिछले कुछ समय से, क्योंकि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का जो है हमने अडॉप्शन किया है और बहुत ज़्यादा जो है एक्सटेंसिव तरीके से केमिकल फर्टिलाइज़र्स वगैरह भी हम यूज़ कर रहे हैं। और इंडिया का जो है एक डेटा आया था जिसके अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि 1/3 अर्थ है जो ऑयल का, 1/3 अर्थ है इंडिया के जो सॉइल का, वो ऑलरेडी डिग्रेड हो चुका है। वहीं दूसरी जो चीज़ है, जो थ्रेट है हमारे लिए, वो है वीड थ्रेट्स। वीड थ्रेट्स क्या हैं कि बार बार जो है कुछ ऐसी फसलें इंडिया में उगने लगती हैं, इन्वेजिव तरीके से वीड अटैक कर रहे हैं जो फसल, जिससे फसल ख़राब हो जा रही है। एक तो उसमें बहुत चर्चा में पीछे रहा था, वो था फॉल आर्मी वॉर्म। ये पता नहीं किस तरह का एक ख़तरनाक कीड़ा था जो पूरा का पूरा मेज़ की क्रॉप को खा गया। और उसके बाद 2020 और हर साल जो है एक नया अटैक होने लगा है हमारा पाकिस्तान, राजस्थान और गुजरात की साइड से जो आता है, वो है लोकस्ट अटैक। इसकी वजह से भी जो है फसलें सारी ख़राब हो जा रही हैं। ऐसा झुंड का झुंड आता है मच्छरों का जो पूरी की पूरी जो है फसल खा जाता है। वहीं ज़रूरत है हमें एक एफिशिएंट तरीके से मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करने की, क्योंकि जो पीडीएस सिस्टम है हमारा, उस पीडीएस सिस्टम के अंदर कुछ खामियां हैं, जहां पे जो फूड होता है वो डाइवर्ट हो जाता है दूसरी जगहों पर। फेक और बोगस राशन कार्ड्स बने हुए हैं। जो वहाँ का रिड्रेसल मैकेनिज़्म है वो इतना अच्छा नहीं है, कोई भी सोशल ऑडिट नहीं होता उसमें, और वहाँ गरीबों से अंगूठा भी लगवा लिया जाता है, और बावजूद उसके उन्हें जो है 5 किलो की जगह 3 किलो या कुछ अपने हिसाब से मैनिपुलेशन करके जो है पीडीएस वाला जो डिपो होल्डर होता है वो कुछ उसमें मैनिपुलेशन कर देता है। वहीं क्लाइमेट चेंज एक बड़ा इशू है। आप जानते हैं कि ये एक ग्लोबल लेवल का इशू है जिसमें ग्लोबल एफर्ट्स की ज़रूरत है। बावजूद इन सब के अभी आप रिसेंटली जो हुआ है वो है एक्सट्रीम हीट वेव्स आए थे मार्च के महीने में, जिसकी वजह से वीट की प्रोडक्शन काफ़ी हद तक जो है आपका ख़राब हो गई थी। वहीं बावजूद इसके जो है आपका राइस पे भी आपका इफेक्ट पड़ा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। वहीं सप्लाई चेन डिसरप्शन जो है अनस्टेबल हो गई है ग्लोबल ऑर्डर की वजह से। जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ है और कोविड-19 पैंडेमिक, इन्होंने जो है ग्लोबल सप्लाई चेन और फूड इन्फ्लेशन पर जो है काफ़ी हद तक जो है एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है। तो ज़रूरत है हमें सस्टेनेबल फार्मिंग को अडॉप्ट करने की। सस्टेनेबल फार्मिंग करें हम, और कह सकते हैं कि माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज़ को जो है ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, जैसे ड्रिप इरिगेशन हो गई। और वहीं जो है फार्मर्स को चाहिए कि वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करें अपने एग्रीकल्चर में। प्रिसीशन एग्रीकल्चर एक नया कॉन्सेप्ट आया है जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं जो गवर्नेंस लेवल पे जो आपका इनिशिएटिव हो सकते हैं, उसमें ये है कि आधार को जो है आपका लिंक कराया जाए राशन कार्ड्स के साथ, ताकि फेक राशन कार्ड्स ना बने, और जो राशन कार्ड्स बने हुए हैं उनको जो है जब उनको सप्लाई हो जाती है तो पता लग जाए कि हाँ पर्टिकुलर बंदे को जो है सही बेनिफिशरी को वो पहुंच गया है। तो जैम ट्रिनिटी जो एक कॉन्सेप्ट था वो एक अच्छी चीज़ थी। यही चीज़ थी वो कि जैसे ही आपका बेनिफिशरी के पास वो फूड जाएगा तो वो आपका एक मैसेज डिलीवर हो जाएगा कि हाँ आपका फूड आपके पास आ चुका है। तो इस तरह के जो है आपका इनिशिएटिव लेने होंगे ताकि हम फ्यूचर में जो है फूड सिक्योरिटी को आपका मेंटेन कर सकें और एक बेहतर तरीके से जो है सारा कुछ मेंटेन करा जा सके, स्पेशली हंगर को लेके। वहीं जो अगला आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, ये है क्लाइमेट ऑफ अनसर्टिनिटी को लेके। इसमें जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से जो आरबीआई की पॉलिसी है, जो आरबीआई का जो आपका जो मैंडेट है वो ये है कि उसे इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है, और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की वजह से उसको बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इशू फेस करनी पड़ रही हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से कुछ चीज़ें आगे पीछे मिसमैनेजमेंट हो रही हैं, मिसबैलेंस हो रही हैं। तो उसी की वजह से आरबीआई के लिए जो है सारा का सारा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है मामला। आइए समझते हैं कैसे। आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ये डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है 55% जो है कंट्री की इन्फ्लेशन पे, और इसकी वजह से जो है इनकम भी कम हो रही है लोगों की, और ट्विन डेफिसिट्स यानी कि फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट जो है बढ़ रहा है। अभी रिसेंटली जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया कि हीट वेव्स आई थी मार्च के महीने में, जिसकी वजह से वीट क्रॉप जो है डैमेज हो गई, और उसके बाद जो है वीट के ऊपर जो है एक्सपोर्ट पे बैन लगाया गया। बावजूद इन सब के वीट प्राइसेस के वीट के जो प्राइसेस हैं वो 19% बढ़ चुके हैं। और जो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ पैची मानसून, कि मानसून जो है बहुत ही अनसीजनल तरीके से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इवन दो अभी तक पूरे मानसून में जो रेन हुई है वो नॉर्मल मानसून के 6% अबव हुई है, लेकिन बावजूद इसके बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, क्योंकि जो पूरा का पूरा मानसून आया है वो बहुत डिस्पैरेट तरीके से आया है। इंटर टेम्पोरल वेरिएशंस हैं उनके अंदर, कि जिस समय आना चाहिए था उस समय तो आया नहीं,
और उस समय आ गया जिस समय वो नहीं आना चाहिए था। तो ओवरऑल जो पूरा जो वाटर की अवेलेबिलिटी थी वो तो 6% से ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा हो गई, लेकिन जो पूरा का पूरा क्वालिटेटिव वाटर अवेलेबल होना चाहिए था वो टाइम पे अवेलेबल नहीं हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे जब फार्मर्स सोइंग करना चाहते थे, उनको पानी की ज़रूरत थी, तो उस वक्त जो है आपका मानसून आया ही नहीं। वहीं जब जो मानसून है उसका विड्रॉल बहुत लेट हुआ इस बार, और आप देख सकते हैं कि अभी कुछ दिन पहले तक भी धमाधम जो है बारिश होती रही। डिलेड विड्रॉल हुआ मानसून का, और हैवी रेन्स आई अक्टूबर और नवंबर के मंथ में भी, अक्टूबर के मंथ में, जिसकी वजह से जो कि बहुत सालों बाद ऐसा देखने को मिला। और दिल्ली में तो कम से कम बता रहे हैं कि 37 या 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये जो अक्टूबर का मंथ होता है ये हार्वेस्ट का सीज़न होता है। इस वक्त जो है फसल काटी जाती हैं, जो खरीफ क्रॉप्स लगाई जाती हैं। तो जब वो हार्वेस्ट का सीज़न आ रहा था उस वक्त जो है बारिश की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी यहाँ नॉर्थ इंडिया में, और यहाँ बहुत मूसलाधार वर्षा हुई, और जिसके कारण हार्वेस्ट के टाइम में जो थी फसल थी वो बर्बाद हो गई। और नतीजा इसका ये हुआ कि वेजिटेबल प्राइसेस के जो वो हैं दाम, वो पहले से ज़्यादा बढ़ गए। राइस के दाम भी जो है आपका पिछले साल से जो है ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, और इन सब से हो रहा है इन्फ्लेशन। ऑलरेडी इंडिया की जो इन्फ्लेशन है वो जो सेंट्रल बैंक का एक टारगेट था उससे ऊपर ही है। और आप जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया के वॉर के बाद ऑयल के प्राइसेस में जो है बहुत हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में जब ऑलरेडी हायर देन नॉर्मल है, प्राइसेस की वॉलेटिलिटी ज़्यादा बढ़ रही है, और ये जो बारिश हुई है ये जो है आपका पूरा का पूरा वो बिगाड़ देगी, और इन्फ्लेशन जो है और ज़्यादा देखने को मिलेगी आने वाले समय में। वहीं बहुत सारे जो रिजर्वायर और जो डैम्स जो बनाए हुए हैं वो इसलिए बनाए हुए हैं ताकि वो कैप्चर कर सकें वाटर को, रेन वाटर को, लेकिन उनके पास ऑलरेडी जो है पहला वाटर है, और नया वाटर जो आपका ऐड अप हो गया है रेन की वजह से, वो फर्दर जो है सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट कर रहा है। और एक स्टडी ने जो है रिवील किया है कि लास्ट 10 ईयर्स में जो रिजर्वर के अंदर वाटर लेवल्स था वो जुलाई के मंथ में जो है कम था, लेकिन इस बार जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, और अगस्त के मंथ में तो वो बहुत ही ज़्यादा हो गया। तो इस तरह का जो एक अनसीजनल, अनइवन और बहुत ही एक इनइक्वल तरीके से जो पूरी की पूरी बारिश हुई है उससे पूरा सोइंग पैटर्न जो है वो बिगड़ने लगा है अब। और ये एक बार नहीं हुआ, ऐसा एक दो बार देखने को मिल चुका है पहले भी कुछ सालों में। वहीं फूड प्राइसेस नॉर्मली क्या होता था कि अप्रैल टू अक्टूबर के पीरियड में ऐसे नहीं होते थे। ज़्यादातर सीरियल प्राइसेस की मैं बात कर रहा हूँ कि वेजिटेबल प्राइसेस जो हैं आपके वो दिसंबर टू फरवरी के बीच में जो है आपका थोड़ा सस्ते हो जाते थे। क्यों सस्ते हो जाते थे? क्योंकि वहाँ विंटर डिसइन्फ्लेशन हो जाती थी। विंटर डिसइन्फ्लेशन में ये है कि सर्दियों के वक्त जो है सब्जियां सस्ती मिलती थी, क्योंकि हार्वेस्ट हो जाता था, काफ़ी अच्छा हार्वेस्ट होता था अक्टूबर नवंबर में, और वो फिर फसल आपके पास जो है कंज्यूमर के पास आती थी। लेकिन अब यही पीरियड जो है माना जा रहा है कि वेजिटेबल प्राइसेस का ये कुछ सीजनल पैटर्न में चेंज दिखा रहा है, और जो डिसइन्फ्लेशन हमें दिसंबर से फरवरी के महीने में देखने को मिलती थी ये अब जनवरी से फरवरी के महीने में देखने को मिलेगी। वहीं फ्यूल इन्फ्लेशन जो है आपका वो बढ़ रही है, और उससे डिमांड जो एनर्जी की है वो भी इम्पैक्ट होगी, क्योंकि आप जानते हैं जो डिमांड है एनर्जी की वो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आप देखिए कि मार्च में जो है बहुत लगातार हीट वेव्स आए थे तो बहुत गर्मी बढ़ी, लोगों ने कूलर पंखे खूब चलाए। इवन जो जून जुलाई में गर्मी लगा करती थी वो मार्च में लगने लगी, और उस हिसाब से लोगों ने अपने एसी, अपने कूलर जो हैं जल्दी इंस्टॉल किए। वहीं विंटर में जो है अगर ज़्यादा जल्दी विंटर आ जाएगा, अभी ऐसा लग भी रहा है कि इस बार विंटर शायद जल्दी आ गया है। नॉर्मली नवंबर के एंड में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में कुछ देखने को मिलता था, तो नॉर्मल विंटर ज़्यादा आ जाएगा तो लोग फिर से वही गर्म पानी करने लगेंगे, ज़्यादा उनकी डिमांड बढ़ेगी एनर्जी के लिए, और वो रूम हीटर्स वगैरह जो है यूज़ करने लगेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपका पूरा का ओवरऑल इम्पैक्ट करती हैं। और फूड एंड फ्यूल प्राइस जो है आपका टोटल 55% कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की इन्फ्लेशन में, और जो ऑलरेडी आपका जो है सप्लाई शॉक्स को जो है महसूस कर रहा है, क्योंकि ओवरऑल जो है आपका आप जानते हैं कि क्या सिनेरियो बना हुआ है इस वक्त वर्ल्ड लेवल पे। तो ये अब क्या बताना चाह रहे हैं राइटर, ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से सीजनल पैटर्न में जो है आपका चेंजेस आ रहे हैं और डिमांड जो है एनर्जी की बढ़ेगी, तो ज़रूरत है अब आपकी आरबीआई को भी, कि आरबीआई का जो काम है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, वो अब कन्वेंशनल मेजर्स के साथ वो अगर आएंगे तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उनको भी चाहिए कि अपने रेट हाइक करें ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल रख सकें, और जो अपने रेट्स वो आपके अक्टूबर नवंबर में इशू किया करते थे उसको वो थोड़ा सा टाइम दें, ताकि जो आपका मैंने आपको पीछे बताया कि दिसंबर जनवरी में जो आपका प्राइस कम होना था वो अब जनवरी फरवरी में होगा। तो उसी हिसाब से आरबीआई को भी जो है डिले करनी होगी अपनी पॉलिसी,
और वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहना होगा, ताकि वो देखें कि अभी फर्दर क्या किस तरीके से जो है चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, किस तरीके से चीज़ें निकल के आ रही हैं, और उसके बाद ही जो है किसी भी रेट्स को जो आपको चेंजेस करने हैं वो करें। अन्यथा होगा क्या कि जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है, फर्दर एनर्जी डिमांड का जो इशू है, इससे ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है आपका कोल की इंपोर्ट पे ही डिपेंड करते हैं अपनी एनर्जी के लिए। वहीं ज़रूरत है कि जो इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन है हमारा वो बरकरार रहे, ताकि जो डिफरेंट पॉलिसी मेकर्स हैं उनके साथ हम कोऑर्डिनेट करके एक बेहतर तरीके से ऐसी पॉलिसी को चॉक आउट करें, ताकि हम डील कर सकें इस वॉलेटिलिटी के साथ जो कि आपका हो रही है प्राइस के अंदर, और क्लाइमेट चेंज और एनर्जी ट्रांजिशन के जो इश्यूज़ हैं उनको भी जो है हम इफेक्टिवली डील कर सकें। तो ओवरऑल जो है यही था इन दो आर्टिकल्स में। इसी तरह के आर्टिकल्स का एनालिसिस देखने और सुनने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब